हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में आपका कौशल बोध बुक का प्रोजेक्ट नंबर 2 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने काफी सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में कवर कर ली थी एंड आई सजेस्ट अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 को देख लेना, उसके बाद आगे से यहाँ पे कंटिन्यू करना। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक पार्ट 1 में क्या क्या देखा। पार्ट 1 में हम ये सब चीजें देख चुके हैं, जैसे कि एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू क्या क्या चीजें हम करने के एबल हो पाएंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने ये फिगर के रूप में समझा था कि कैसे कैसे बच्चे जब सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी डाइवर्सिटी को देखेंगे तो उससे कैसे कैसे नोट करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमने इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द स्पीशीज के बारे में भी समझा था कि कैसे स्पीशीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब एक स्पीशी का अगर लॉस हो जाए हमारे बायोडाइवर्सिटी में, तो कैसे उसका जो इफेक्ट होगा वो दूसरी स्पीशी पे भी पड़ सकता है, और इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो। जैसे हमने यहाँ पे हनी बी का एग्जाम्पल देखा था, तो ये सब चीजें हमने समझ ली थी। आई होप आप पुरानी वीडियो देख के आए होंगे। और साइंटिफिक नेम के बारे में हमने समझा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशी का, एक प्लांट का डिफरेंट नेम हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा केओस और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आप लोगों के दिमाग में कि एक्चुअली में जिस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात हम कर रहे हैं वो है क्या, है ना। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ये सब हमने देखा था। कैसे साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इकट्ठा होके एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक नेम देते हैं, ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने वैरायटी, क्रॉपिंग सीजन, सीजन ऑफ फ्रूटिंग, अफेक्टेड क्रॉप, होस्ट, पेस्ट, पेस्टिसाइड। साइड का मतलब मैंने आपको बताया था मर जाना, पेस्टिसाइड का मतलब पेस्ट का मर जाना, वीडिसाइड वीड का मर जाना, जीआई टैग, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। मुझे क्या चीजों की जरूरत होगी वो भी मैंने समझा, है ना। सेफ्टी, सेफ्टी मेजर्स कैसे रखना है, इंटरनेट सेफ्टी क्या होती है, कि आपको अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है ऑनलाइन, है ना। अपलोड या डाउनलोड नहीं करना है किसी अनसेफ वेबसाइट से। ओके। और व्हाट इज अराउंड अस, हमारे आसपास क्या होता है, इसके लिए एनसीईआरटी ने हमें एक टेबल दिया था, हमने उस टेबल को सॉल्व किया था, ये रहा आपका टेबल, है ना। तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। एक्सपर्ट को हमने मिलना है, एक्सपर्ट को मिलने के बाद हम उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हमने देखा था, ये सारे वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपको लगे वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। वो एक्सपर्ट क्या होंगे, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं कोई वैद्या हो, है ना, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हो, कोई फार्मर हो, या कोई और कंजर्वेशनिस्ट हो जिनको आपके स्कूल ने बुलाए हो आपसे बात करने के लिए, है ना। उसके अलावा हमने प्लेसेस का सर्वे, ठीक है, कि हमने क्या क्या प्लेस देखना है, कहाँ कहाँ विजिट करना है, किस किस चीज को हमने ऑब्जर्व करके उसको रजिस्टर में नोट करना है, उन सब चीजों के बारे में देखा। जहाँ पॉन्ड, फॉरेस्ट, ये सब चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके, हमने एक बार रिविजन भी कर लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा। आगे हमें शुरू करना है यहाँ से। ओके, तो लाइन बाय लाइन अब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब को, सारी की सारी एक्टिविटीज को हम यहाँ परफॉर्म करके भी उनके रिजल्ट्स के साथ देखेंगे। और जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम देखेंगे। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इन्हें कॉपी नहीं करना है, आपको इनको एक रेफरेंस लेना है, और एक्चुअली में आपको वही आंसर लिखने हैं जो जो आपने ऑब्जर्वेशन की होगी और जो आपने कंक्लूड किया होगा, उसके बेसिस पे जो आपका रिजल्ट आया होगा, है ना, वो आपने आंसर लिखना है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। यू शुड बी एबल टू रीच द एरिया क्विकली। आपको वो एरिया पे जहां आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है, उस एरिया पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, इस एबल होना पड़ेगा कि आप वहां पे जल्दी पहुंच पाए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वो एरिया है वो बहुत पास होना चाहिए। काफी दूर रहेगा तो आप वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो दैट यू कैन इजिली गो बैक इन केस यू वांट टू चेक योर ऑब्जर्वेशन। इन केस आपका मन करे कि आपको स्कूल वापस जाना है अपनी ऑब्जर्वेशन को या अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, तो आप वो भी कर पाए, है ना। द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हेल्प यू इन कंडक्टिंग योर सर्वे सिस्टमैटिकली। ये जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये आपकी मदद करेंगे आपके सर्वे को सिस्टमैटिकली कंडक्ट करने में। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट एग्जिस्ट इन योर सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग में क्या क्या हैबिटेट है।
फॉरेस्ट, वेटलैंड क्या क्या है वो सब मेरे घर के पास जो मेरा हैबिटेट है, जो मेरे घर के पास जो हैबिटेट है वो कुछ इस तरह है, जैसे कि लोकल अर्बन बॉडीज, पार्क है, कुछ गार्डन है, कुछ रोड के पास ट्रीज लगे हुए हैं, रोड साइड ट्रीज, कुछ छोटे छोटे तालाब, स्मॉल पॉन्ड्स, एंड कुछ और ग्रासी फील्ड खास है कुछ, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, हैव यू नोटिस्ड एनी एरिया वेयर मोर प्लांट ग्रो? जी हाँ, हमने ऐसे एरिया काफी देखे हैं जहां पे प्लांट ज्यादा ग्रो करते हैं, ऐसे भी एरिया है जहां पे प्लांट कम ग्रो करते हैं, कहीं ज्यादा ग्रो करते हैं, है ना। What type of bird, mammal, insect, etc. have you observed in your surrounding? अपनी सराउंडिंग में किस किस तरह के बर्ड, मैमल, इंसेक्ट एक्सेट्रा आपने नोटिस किए हैं? इन बर्ड देखते पहले, बर्ड हमने स्पैरो देखी है, पिजन देखा है, मैना देखी है और पैरट देखा है ना। मैमल्स में देखते हैं डॉग, कैट, स्क्विरल, काऊ, ये सब हमने देखा है। इंसेक्ट्स में आप देखें अगर बटरफ्लाई, बी, एंट, मॉस्किटो, ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन 4 आपसे पूछ रहा है, आर देयर एनी स्पेसिफिक एफर्ट बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल इन सर्टेन एरिया? क्या प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सर्टेन एरिया में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एफर्ट बनाए गए हैं या कुछ एफर्ट लिए गए हैं? मतलब कि एक सर्टेन एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, उन सर्टेन एरिया के रहते हुए प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए क्या हमने कोई एफर्ट लिए हैं? फॉर एग्जाम्पल, कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज और परमिशन टू एंटर द एरिया। मतलब कुछ कंजर्वेशन की है क्या हमने किसी स्पीशी की, या परमिशन से रिलेटेड कुछ हो, किसी एरिया में परमिशन ना दी जा रही हो, ऐसा कुछ है क्या? तो हम उसको डिस्कस करते हैं। यस, हम कहेंगे हाँ, एफर्ट तो लिए गए हैं। क्या है देखते हैं। पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया हैव रूल्स। पार्क जो होते हैं ना कुछ, और कुछ जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसको सरकार प्रोटेक्ट करती है ना, वहां पे ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप पेड़ नहीं काट सकते वहां पे जाके, आप लिटरिंग नहीं कर सकते। लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा फेंकना, कूड़ा नहीं फेंक पाएंगे आप, है ना, फेंकना भी नहीं चाहिए उधर उन जगहों पे। और हंटिंग नहीं कर सकते, मान ले वहां कोई वाइल्ड एनिमल रहता है ना, तो आप उसकी हंट नहीं कर सकते, और भी मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस। सम प्लेसेस आर आल्सो प्रेजेंट वेयर इवन एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पे एंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड है, आप वहां जा ही नहीं सकते। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया उन्होंने बना दिया है कि इस पार्क में ये एक एरिया है, आप इतने में ही ट्रेवल कर पाएंगे, उससे आगे रिस्ट्रिक्टेड है, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते, है ना। ट्रीज आर प्लांटेड रेगुलरली, हमेशा मतलब रेगुलरली ट्रीज लगाए जाते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं जिससे कि आप ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ विच प्लेसेस डू यू प्लान टू विजिट? अब आप कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें लिखिए, है ना, राइट देम। अ नियर बाय लोकल पार्क, कोई आसपास में अगर मान लें लोकल पार्क है, वहां आप जा सकते हैं। बोटानिकल गार्डन है कोई, वहां जा सकते हैं। स्कूल का गार्डन है, आपके अपने स्कूल का कोई गार्डन है, उधर आप जा सकते हैं। कम्युनिटी का गार्डन, है ना, आप मान लें कहीं रहते हैं, उधर पास में कोई पार्क है मान लें, या कोई गार्डन बना हुआ है ना, एक कम्युनिटी के लिए या एक मान लें कॉलोनी के लिए, तो उधर उसमें आप विजिट कर सकते हैं। कोई नर्सरी में जा सकते हैं। ओके, नेचर रिजर्व को मान लें कि सरकार की तरफ से कोई जगह डिसाइड की गई है जो कि एक नेचर रिजर्व है ना, उधर जा सकते हैं। कोई फॉरेस्ट एरिया है आपके घर के पास, आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये सारे आपके आंसर्स थे इन क्वेश्चंस के। अब एक्टिविटी 4 डिस्कस करेंगे हम, यहां तक हम कर चुके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शेड्यूलिंग विजिट्स फॉर ऑब्जर्विंग बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए अब आप अपना शेड्यूल बनाएंगे। किस चीज के लिए बनाएंगे शेड्यूल? बायोडाइवर्सिटी पे विजिट करने के लिए। जहां भी आपने बायोडाइवर्सिटी पे विजिट करना है, जिसके लिए आपने फिर बाद में रजिस्टर में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उस बायोडाइवर्सिटी में अब आप विजिट करेंगे और उसका बनाएंगे शेड्यूल। चलो जी, अब हम का शेड्यूल बनाते हैं। पहला तो है कंसल्ट लोकल एक्सपर्ट। पहले तो आप लोकल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर ले, बायोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले, कंजर्वेशनिस्ट से कंसल्ट कर ले, है ना, एंड और जो भी आपको लगे जो एक्सपर्ट हैं, जिनको नॉलेज है, उन सब लोगों से आप कंसल्ट करते हैं। उसके बाद डिवाइड कर ले अपने आप को ग्रुप्स में, ठीक है।
मतलब आप मान लें क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो आप 6-6 के ग्रुप में आपस में डिवाइड हो जाएं, या 5-5 के ग्रुप में आपस में डिवाइड हो जाएं, है ना, तो इजी रहेगा आपको भी। अब आप प्लान करें टू विजिट द आइडेंटिफाइड एरिया। अब आप वहां जाने का प्लान करेंगे कि किस एक पर्टिकुलर एरिया में आपको जाना है, और हो सकता है कि आपको वहां डिफरेंट टाइम पे जाना पड़े, बार बार जाना पड़े, है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया कि बार बार जाना हमें वहां पड़ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, वो जगह हमें ऐसी डिसाइड करनी है जो हमारे अप्रोचेबल हो, काफी नजदीक हो। बहुत ज्यादा दूर होगी तो हमारा ट्रेवलिंग में काफी टाइम खर्च हो जाएगा, तो वो इतना कंपैटिबल नहीं रहेगा, है ना। और क्या करना है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में भी हमें वहां जाना है ना। उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम उससे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे मान ले हम समर के सीजन में चले गए, उसके बाद फिर हम रेनी सीजन में चले गए, तो हमें पता लग जाएगा, है ना, कि समर जब बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही होती है तो कैसा मौसम रहता है, क्या क्या रहता है वहां पे सब कुछ, और जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तब किस तरह का माहौल रहता है। ये सब चीजें हम पता कर पाएंगे। ओके, अब एनसीईआरटी ने आपको ये टेबल दिया है यहाँ पे, मेक अ शेड्यूल फॉर विजिट्स एंड नोट इट इन टेबल 2.2। अब आप अपना एक शेड्यूल बनाइए विजिट का और उसे 2.2 टेबल में लिखिए। ओके, मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप वीक 1 में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका वीक 1, ये है वीक 2, ये वीक 3, फिर ये वीक 4, ऐसे करते करते। तो मान ले यहाँ पे वीक 1 में आप स्कूल गार्डन में गए, है ना। वीक 2 में आप लोकल, आपका कोई पार्क था आसपास, वहां चले गए। 3 में आप नियर पॉन्ड, किसी पॉन्ड के पास आपने वहां पे देखा समझा। उसके बाद आप बोटेनिकल गार्डन में चले गए बेटा। उसके बाद कम्युनिटी गार्डन में, लोकल फॉरेस्ट में, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। पर ये बेटर रहेगा कि जैसा आपका स्कूल आपको लेके जाए वैसे ही आपको ये नोट करना है, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ कुछ और लिखें, आपके आपके स्कूल वाले आपको कहीं और लेके गए तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको वही लिखना है जो आपके स्कूल ने आपको विजिट करवाया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। विजिट एंड एक्सप्लोर द आइडेंटिफाइड प्लेसेस। अब इन प्लेसेस को आपने जाके विजिट करना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और अदर लिविंग थिंग्स को, है ना। अलॉन्ग विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल। नेसेसरी इक्विपमेंट और मटेरियल्स के साथ, वो नेसेसरी इक्विपमेंट मटेरियल क्या है, जैसे कि बाइनोक्यूलर मैग्नीफाइंग लेंस। लेंस हो सकता है वो, है ना, बाइनोक्यूलर मैग्नीफाइंग लेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मान ले कोई इंसेक्ट बहुत छोटा सा है साइज में, है ना, और हम चाहते हैं कि हम उसका एक बड़ा व्यू देखना चाहते हैं, बड़ा सा उसे करके देखना चाहते हैं, क्लियरली देखना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें बाइनोक्यूलर मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। उससे हम क्या कर पाएंगे, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट भी होगा तो उसे बहुत क्लियरली देख पाएंगे, है ना। कैमरा लेके जा सकते हैं हम साथ में, ताकि हम फोटोज क्लिक कर पाए। ओके, और फील्ड गाइड हो सकती है। फील्ड गाइड ऐसा हो सकता है, मान लें कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसमें उसका मैप इंक्लूडेड हो, उसमें ये इंक्लूडेड हो कि यहाँ पे क्या क्या एरिया में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है ना। तो उससे हमें काफी अच्छी गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड हो सकती है। नोटबुक ऑब्वियसली, है ना, नोटबुक भी आपका रहेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिल इन द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब बेटा इसे बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से इस एक एक्टिविटी 5 के बाद से आपका जो एक्चुअल इस प्रोजेक्ट के अंडर जो एक्चुअल आपकी एक्टिविटीज थी वो शुरू होने वाली है। ठीक है, मैंने सारी करवाई है, सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से इसको पढ़ना है। चलिए, राइट योर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशंस इन टेबल 2.3 से 2.7 फॉर ईच ऑफ द प्लेसेस यू विजिट। अब आपको क्या करना है, अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखना है। क्या रिस्पॉन्स, कौन सा वाला रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आपको मिला जब आपने ऑब्जर्वेशंस की, डिस्कशंस की, बातचीत की, देखा समझा, है ना। जब आप फील्ड पे गए, आप गार्डन्स में घूमे, आपको वहां पे बायोडाइवर्सिटी के साथ आप मिले, समझे उन चीजों को क्या होती है, हर एक चीज को आपने देखा, उन सब रिस्पॉन्स को आपने लिखना है। कहाँ लिखना है, 2.3 से 2.7, ये आगे टेबल गिवन है उनमें लिखना है। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं। देर आर मेनी रोज एंड कॉलम्स इन अ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी का रजिस्टर होता है ना, उसमें बहुत सारे कॉलम्स और टेबल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। क्या करना है आपको, ट्राई टू फिल अप एज मेनी एज पॉसिबल।
आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए उतने ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे कॉलम्स हैं या वहाँ पे रोज़ के नीचे लिखे हुए हैं, बॉक्सेस बने हैं, उन सबको फिल करना है ना? यू कैन ऑल्सो ऐड मोर रोज़ रिलेटेड टू अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप और भी रोज़ ऐड कर सकते हैं। मान लें यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिया होगा अभी अगले पेज पे, है ना? उसमें आपको थोड़ा कमी लग रही है कि आपको शायद कुछ और भी ऐड करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना चाहिए था, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हेल्पफुल फॉर मैनकाइंड, किस तरह से वो मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल है ना? इंसानों के लिए किस तरह से वो हेल्पफुल है, आपका मन कर रहा है आप ये बॉक्स ऐड करना चाहते हैं। या फिर इकोनॉमी के लिए वो कैसे हेल्पफुल है, आप मान लें ऐसे ऐड करना चाहते हैं कोई बॉक्स, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, है ना? यू कैन ऐड मोर रोज रिलेटेड टू अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप ऐसी इंफॉर्मेशन की आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं ऐड कर सकते, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप डिस्कशन करेंगे, टीचर से डिस्कशन करेंगे, अपने पीयर से। पीयर मतलब आपके जो साथ पढ़ते हैं बच्चे, है ना, आपके दोस्त हैं, उन सबसे डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो मेक न्यू टेबल रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स दैट आर अराउंड यू। आप नए टेबल्स भी बना सकते हैं, है ना? चलो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन अ बिग सिटी, अगर आप एक बहुत बड़ी सिटी में रहते हैं, है ना, जैसे आप मान लें दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत पॉश एरिया में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफ यू लिव इन बिग सिटी लुक फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूट ट्रीज इन द कॉलोनी गार्डन। आप ऐसी सिचुएशन में अपने कॉलोनी गार्डन में ही सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे फॉरेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ऐसे एरियाज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा वाइडली फैली हुई हो या ऐसे सब सिचुएशंस हो। तो इन सब सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए आप कॉलोनी का गार्डन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे कोई फ्लावर्स लगे हों, फ्रूट लगे हों, फ्रूट वाले ट्रीज हों, तो उनको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? आगे देखते हैं। वाइल नोटिंग योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करते टाइम यू शुड रिमेंबर टू शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद ईच अदर। आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने तक नहीं रखना है, कोशिश करनी है कि आप अपने दोस्तों को भी अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। कि मान लें आपने अपने दोस्त को ये बताया कि हाँ मैंने तो उस वाले प्लांट पे ऐसा भी देखा था, मैंने दूसरे वाले प्लांट पे वो भी देखा था। मान लें आपके जो फ्रेंड है उसे नहीं पता लग पाया हो, उसने उसे ऑब्जर्व ही ना किया हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके फ्रेंड को आपके थ्रू नॉलेज मिल जाएगी। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि मान ले आपने कोई XYZ कोई ट्री था उसको ऑब्जर्व ना कर पाए हो आप, है ना, पर आपके फ्रेंड ने उसे ऑब्जर्व कर लिया हो, तो आपका फ्रेंड आपको बता देगा कि हाँ वो वाला प्लांट था ना उसमें ऐसा बना हुआ था, वो इतना डिफरेंट था, वो इतना ब्यूटीफुल था। तो आपको पता लग जाएगा जब आप आपस में डिस्कस करेंगे, है ना? तो आपको शेयर करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करना है। इनफैक्ट आपके टीचर्स को भी उन्हें क्या हो सकता है उन्होंने कोई प्लांट वहां पे जाके ना देख पाए हो, उनको नहीं दिख पाया हो कि हाँ ये वाला भी प्लांट है, ड्यू टू सम रीजन वो ऑब्जर्व ना कर पाए हो या वो किसी और प्लांट पे ध्यान दे रहे हो। तो अगर आप उन्हें भी बताएंगे तो हो सकता है उन्हें भी ध्यान आ जाए कि ओके हाँ दिस प्लांट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट या समथिंग। चलो, यहाँ पे यही लिखा है मे बी यू मिस्ड समथिंग, है ना, द फर्स्ट पार्ट यू विजिटेड अ प्लेस। जब आप पहली बार वहां पे विजिट करे होंगे तो हो सकता है ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं कि आप भूल गए हो, आप देख ना पाए हो, कोई प्लांट ना देख पाए हो, या कोई एनिमल को अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए हो, है ना? पर क्या होगा अगर आपका फ्रेंड आपको उसे बता देगा या आप अपने फ्रेंड को वो बता देंगे जो आप आपस में, हो सकता है कोई आप ना ऑब्जर्व कर पाए हो, वो ना ऑब्जर्व कर पाए हो, तो जब आप आपस में डिस्कस करेंगे ना, तो जब नेक्स्ट टाइम आप वहां पे जाएंगे, वहां विजिट करेंगे, तो आपके लिए उसे समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे यही था हमारे पास, मे बी यू मिस्ड समथिंग द फर्स्ट टाइम यू विजिटेड अ प्लेस बट योर फ्रेंड डिड नॉट, आपके फ्रेंड ने नहीं किया बट आपने कर दिया। यू कैन ऑलवेज गो बैक अगेन टू चेक, आप फिर से वहां जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि आपके टीचर्स आपको कब विजिट पे लेके जाएंगे। अब बेटा यहाँ यही फायदा होता है कि अगर आप अपने स्कूल के पास का ही कोई एरिया सिलेक्ट करेंगे ना, तो आप खुद से भी वहां जाके कभी भी चेक कर सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि आपको आपके टीचर्स ही लेके जाएं जब उनका मतलब वो विजिट वाला टाइम आए। आप अगर वो स्कूल के पास वाला एरिया है तो आप कभी भी आपके घर के भी मान लें वो बहुत पास है, तो आप कभी मार्केट जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, कहीं भी जा रहे हो, तो जाते जाते भी आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं उस एरिया को,
बहुत ज्यादा डीपली तो आप शायद नहीं कर पाए, पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला था उस प्लांट के बारे में, तो चलो मैं उसे देख के आता हूँ। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ओके, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब वो एरिया हमारे स्कूल के या हमारे जहां भी हम रहते हैं हमारी लोकेलिटी के काफी नजदीक होगा। ओके, आगे देखते हैं। फिल इन एनी न्यू इन्फॉर्मेशन ईच टाइम यू विजिट अ प्लेस। अब आप जब भी मान लें वहां पे विजिट करेंगे स्कूल के साथ, या खुद भी आप जाके कभी विजिट करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जितनी नई से नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसे नोट कर पाए, है ना। टेक केयर टू स्केच और टू टेक फोटोज ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की फोटोज ले सकते हैं आप, या उनके स्केच बना सकते हैं। वॉर्म्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। बर्ड्स का, प्लांट का या एनिमल का जो जो भी बेटा आपको देखने को मिलेगा, आप उनकी फोटोज ले सकते हैं या आप उनके स्केच क्रिएट कर सकते हैं, है ना, that are new to you. This will help you identify them later by showing them to others. अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप उसके स्केच या उसकी फोटोज वहां चिपका देंगे अपने रजिस्टर पे, तो ये आपकी मदद करेगा किस चीज के लिए, जब आप नेक्स्ट टाइम, है ना, लेटर कभी मान लें कभी बाद में आप उसको सब पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जब उसकी फोटो वहां पे लगी होगी ना बेटा, तो वो आपको समझने में बहुत ईजी लगेगा, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा, है ना। या फिर आप कोई एआई टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एआई टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। एआई टूल में आपको यहाँ बता दूं, एक गूगल लेंस होता है ना। गूगल लेंस में क्या होता है कि आप कोई भी फोटो क्लिक करें मान लो, और आपने उसे गूगल लेंस पे सर्च करने के लिए डाल दिया, या फिर आपने गूगल लेंस से ही कोई इमेज कैप्चर कर ली और आप ये चाहते हैं कि गूगल मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कि ये क्या है क्या नहीं है, तो जब आप गूगल लेंस पे उसको स्कैन करेंगे ना, तो गूगल लेंस उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। उसका नाम क्या है, वो किस हैबिटेट में रहता है, क्या सब कुछ, है ना। फिर उसके बारे में आपको फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह के काफी गूगल के या फिर और भी बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक बहुत अच्छा टूल बताया जिसका नाम है गूगल लेंस, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, है ना। पढ़िएगा इन द सेंस, पढ़ने के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अगर आप कभी यूज करना चाहें तो इसे जरूर यूज करिएगा, ठीक है। अब बेटा आपका, जैसे मैं बता रही थी कि आपका नेक्स्ट पेज पे अब ये एक्टिविटी आ जाएगा, तो यही है आपकी एक्टिविटीज। ओके, तो अब हम इन्हें देखते हैं। ये आप इन्हें टेंशन मत लीजिएगा कि मैम ने तो ये सारे खाली छोड़ दिए, मैंने आगे पेज पे पूरे किए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ यू स्टिल फील यू कैन नॉट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ टेबल, अगर आपको अभी भी ऐसा लगे कि आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट, इस टेबल के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो टॉक टू योर या स्पीक टू योर टीचर, आप अपने टीचर से पूछिए, है ना, बिफोर डिसाइडिंग टू लीव इट ब्लैंक। उसे खाली छोड़ देने से बेटर है कि आप अपने टीचर से पहले पूछिए कि मैम इसका क्या मतलब है, इसका क्या हो सकता है, क्यों ये यहाँ पे ये लिखा गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर ये किस लिए काम आता है, या फिर इसका सिंपली नाम क्या है ना। ऐसी सब चीजें जो भी आप जानना चाहें आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये है पहला आपका टेबल, ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन क्रॉप प्लांट्स। ओके, यहाँ ये टेबल दिया हुआ है। सेकंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फ्रूट प्लांट्स। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे होता है, मतलब क्या क्या इनका टेबल आपको फिल करना है। अल्फोंसो मैंगो के बारे में बताया गया है कि अल्फोंसो मैंगो हैज बीन अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच ऑथेंटिकेट्स देयर ओरिजिन फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन इन महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र के कुछ रीजन का वो एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मैंगो है ना, जिसकी वजह से वहां पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में और ये भी बता दूं मैं, रत्नागिरी जो ये है सिद्धुदुर्ग, वो भी मैंगोस है ना। चलिए, मैं अल्फोंसो और जीआई टैग के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, है ना। अल्फोंसो को जैसे हमने बताया कि जीआई टैग मिला हुआ है, तो जीआई टैग क्या होता है जी, बताते हैं आपको। चलो, जीआई टैग क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, फिर से बता देती हूँ। जीआई टैग होता है कि एक किसी जगह को, एक किसी भी ज्योग्राफिकल जगह को जब उस वैल्यू से जानने लग जाते हैं हम लोग, किस वैल्यू से, जिस वैल्यू से उनका वहां पे वेराइटी ऑफ प्लांट या एनिमल स्पीशीज मिल रहा है, जिस एक पर्टिकुलर चीज को हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देना है, उसे हम वहां को इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। बहुत बहुत कंफ्यूजन हो गया मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, मान लें। चलो, क्या होता है
कि मान ले एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हमने अगर अल्फोंसो मैंगो को दिया, क्या है अल्फोंसो मैंगो का जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग महाराष्ट्र के किसी रीजन को मिला, मतलब महाराष्ट्र के जिस रीजन में वो अल्फोंसो मैंगो मिलता है ना, वो अल्फोंसो मैंगो उस ही जगह में, उस पर्टिकुलर जगह में ही सबसे हाई स्टैंडर्ड और सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमें वहां पे अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, और उस एक पर्टिकुलर जगह को जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, जहां वो अल्फोंसो मैंगो मिलता है, उसे वर्ल्ड वाइड इस वजह से जानने जाने लग चुका है, लोग उसे इस वजह से जानने लग चुके हैं कि वहां पे तो भाई वो अल्फोंसो मैंगो मिलता है ना। है, तो इन सब चीजों को हम जब रिलेट करते हैं तो उसे हम जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंदर कहते हैं। मे बी मैं आपको समझा पाई हूँ, ये थोड़ा सा कई बार ना डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। ओके, थर्ड पार्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फोडर प्लांट्स। ये भी हो गया, मतलब हो तो नहीं गया, अभी आगे हम इसे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वीड प्लांट्स, ये भी हो गया। आगे ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पेस्ट, इन 5 के बारे में हमने स्टडी करना है। ये है आपका पहला। आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको काफी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट में भी आपने ले लिया होगा। इसमें बेटा बहुत ज्यादा समझाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना है, नाम पढ़ने हैं और इसका थोड़ा सा समझना है। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं आपको इसमें कुछ कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी, सिर्फ आपको ये समझा पाऊंगी कि फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या किस किस लिए ये यूज में आता है। ठीक है, पहले तो हमने क्रॉप प्लांट, आपने में भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो हम पढ़ते हैं क्रॉप प्लांट के बारे में। पहले हम क्रॉप प्लांट पढ़ रहे हैं। अनियन, प्याज है ना, बल्ब से ग्रो करता है, विंटर में सैलेड के लिए यूज होता है। वीट, गेहूं कहते हैं इसे, है ना। मेन और इसमें से सिर्फ ये है कि यूजेस में चपाती, ब्रेड वगैरह इससे यूज बनती है, और ये इसका डायग्राम है। उसके बाद बाकी आता है राइस। राइस चावल कहते हैं हिंदी में। वैरायटी नेम बासमती बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। सीडलिंग से ग्रो करता है। सीड, सीडलिंग के बारे में एक डिफरेंस बता दूं, सीड बीज को कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं जब बीज अंकुरित हो जाता है, उससे लीव्स दिखना शुरू हो जाते हैं, रूट्स भी आ जाती है साथ में, उसे हम कहते हैं सीडलिंग, है ना। और उसके साथ फिर टमाटो, हिंदी में टमाटर कहते हैं, सीडलिंग से ग्रो होता है, वेजिटेबल सॉस वगैरह में डलता है। फिर मस्टर्ड, सरसों कहते हैं हिंदी में, और ऑयल्स और लीव इसके बहुत इस्तेमाल में आते हैं, है ना। सरसों का साग हम लोग तो बहुत खाते हैं, अच्छा होता है, खाना चाहिए, है ना। चलो, उसके बाद फ्रूट प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। समझाने वाला मैं फिर कह रही हूँ, कुछ नहीं है इसमें समझाने वाला, ये आपको एज इट इज ही पढ़ना पड़ता है, एज इट इज ही लिखना पड़ता है। ओके, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नाम है कि उसे गुआवा को अमरूद कहते हैं, है ना, और फिर ये सब चीजें हैं, बस यही सब आपको देखना है। फ्रूट का नेम मैंगो, मैंगो को आम कहेंगे। ये देखिए मैंगो बना हुआ है इधर, इसे हम कच्चा खा लेते हैं। बनाना, बनाना के बारे में लिखा हुआ है, ये बनाना की फोटो मिली हुई है आपको। बनाना के बारे में एक चीज आप जान लें कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बनाना इज अ फ्रूट जो कि साल में लगभग हर महीने ही प्रेजेंट होता है ना। इसके बारे में ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। गुआवा अमरूद, गुआवा की फोटो बनी हुई है, विटामिन सी में रिच होता है। एप्पल, सेब कहते हैं, मैं हिमाचल में रहती हूँ, यहाँ सेब बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये देखो सेब, ब्यूटीफुल सा। ओके, उसके बाद द 5 पोमोग्रेनेट, अनार कहते हैं हम इसे, ये अनार बना हुआ है। तो ये आपको एज इट इज लिखना है, इसमें समझाने वाला बेटा कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज, इसके नाम, इसका ये सब आपको एज इट इज करना होता है। अगर हो सके आपका कोई एक बॉक्स वगैरह मिसिंग हो और आपने भी यही प्लांट्स लिखे हो या यही फ्रूट्स लिखे हो जो मैंने लिखे, तो आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हमारे पास ये वाला, ठीक है, फोडर प्लांट के बारे में। फोडर प्लांट के बारे में देखते हैं। ओके, फोडर होता है बेटा जो कैटल खाती है, जो चारा हम जिसे कह सकते हैं ना, चारा। पहला आपका यहाँ पे गिवन था एग्जाम्पल में एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास ग्रास गिवन था हमारे पास। हाथी घास बोलते हैं इसे, ऐसी दिखती है, देखो ये, है ना। उसके बाद बारसम, लोकल नेम भी बारसम ही है, ये ऐसे होता है बारसम। अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा के ना फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, इसकी खुशबू भी मतलब काफी अच्छी होती है अल्फा अल्फा के फ्लावर्स की। फिर उसके बाद ओट्स। ओट्स आपने सुना होगा ना कि काफी आजकल पॉपुलर भी हो रहे हैं, जो हेल्दी खाने में काफी कंसीडर किए जाते हैं। ओट्स खाते हैं लोग, सुना होगा, चॉकलेट ओट्स, मसाला ओट्स, ये सब, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या क्या ओट्स होता है। तो एक चीज है, आप ओट्स के बारे में बता दो कि ओट्स ना एक फोडर का प्लांट है। फोडर प्लांट मतलब
जो कि गाय भैंस इन सबको चारे के लिए दिया जाता है। तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है अगर आप ओट्स खाते हैं तो। है तो ये फोडर प्लांट नो डाउट, बट ये ना ह्यूमन के लिए भी काफी अच्छा होता है, मतलब इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स ह्यूमन के लिए भी हैं, तो दिस इज नाइस। तो ऐसा मत समझना कि हम चारा खा रहे हैं अगर ओट्स खा रहे हैं तो। ओके, अभी है मेज फोडर। ठीक है, मेज फोडर, ये फोटो बनी हुई है, समझाने वाला कुछ नहीं है, बस ये एज इट इज था आपके पास, हमने इस टेबल को भी समझ लिया। नेक्स्ट था आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वीड प्लांट के बारे में था आपका गिवन था जो। ओके, यहाँ पे भी देख लेना बेटा, ये सब जगह पे ना डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लोकेशन, हैबिटेट, वेदर कंडीशन, ऑब्जर्वेशन, ये आपको ना मैंने यहाँ तो लिख दिया है, यहाँ तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, पर आपको ना इसको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने किस दिन ऑब्जर्व किया है वो आपको अपने हिसाब से डेट लिखनी पड़ेगी। लोकेशन क्या थी, आपने स्कूल के गार्डन में उसे लोकेशन लोकेट किया है, या फिर आप कहीं फील्ड में गए थे, पॉन्ड में गए थे, आपके स्कूल वाले आपको कहाँ लेके गए थे, आपको वो लोकेशन में लिखना है हर जगह। इसमें चाहे नेक्स्ट वाले में या फिर पुराने वाले भी थे, उनमें भी आपको यही करना है ना। चलिए, वीड में बरमूडा ग्रास के बारे में था, ये नीचे बरमूडा ग्रास बनी हुई है। कांग्रेस ग्रास भी नीचे बनी हुई है। फिर लंताना, लंताना का भी डायग्राम यहाँ पे नीचे है। पार्थिनियम, गाजर घास, ओके, और वाइल्ड अमरनंत, अमरंथ, ओके, वाइल्ड अमरंथ, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको हल्का सा मॉडिफाई करना है आपने, कैसे कि यहाँ लोकेशन चेंज कर लेना है अगर आपका कोई और लोकेशन हो। हैबिटेट टाइप तो यही रहेगा, वेदर कंडीशंस भी ऑलमोस्ट यही रहेंगी अगर आप जून जुलाई के आसपास जा रहे हैं। और ऑब्जर्वेशंस में भी हाँ आप ये लिख सकते हैं कि हमने वीट देखा, ऊपर वाले में आप देखेंगे कि हमने फ्रूटिंग प्लांट देखा, या इस तरह से, है ना, ये आपको कर लेना है, बाकी तो सब सेम रहेगा। ओके, ये मुझे थोड़ा सा ना जूम आउट करना पड़ेगा। ओके, अभी आपको अभी भी नहीं हो पा रहा होगा। ओके, नाउ अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, फिर मैं जूम इन करके आपको बता दूंगी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लेना चाहते होंगे। सेम ऑब्जर्वेशन अपने हिसाब से लिख लेना है, जिस दिन आप ऑब्जर्व करेंगे उसे। लोकेशन आपने कहाँ लोकेट किया होगा वहां लिख लेना है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है जहां मैंने किया है, आपको वो लिखना है एरिया जहां पे आप जाके लोकेट करेंगे, आपके स्कूल वाले आपको लेके जाएंगे। हैबिटेट टाइप आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। वेदर कंडीशन यही हो सकती है अगर आप जून जुलाई में जाएंगे। ऑब्जर्वेशन में भी आप सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन इन पेस्ट्स के बारे में लिखा था। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले पोटैटो, आलू, है ना। आलू में क्या पेस्ट होता है, एफाइड होता है। एफाइड इंसेक्ट यहाँ पेस्ट का काम करती है, ये है देखो एफाइड नीचे बनी हुई है ना। उसके बाद कॉटन, कॉटन में कपास, है ना। फिर उसके बाद यहाँ बीटी होता है, ये देखो व्हाइट फ्लाई, ये खराब कर देती है कॉटन को। राइस, धान, है ना। धान को ये नीचे बना हुआ है गंदा सा ब्राउन प्लांट हॉपर, मैं 1 मिनट इसे ना इरेज कर दूं, काफी ये होगा, हाँ ठीक है। राइस में ये ब्राउन प्लांट हॉपर ये होता है। फिर उसके बाद गैबिज, गैबिज आई एम सो सॉरी, कैबिज, ग्रीन कैबिज, है ना। ग्रीन मैंने गैबिज बना दिया, ग्रीन कैबिज, इट्स कैबिज, ग्रीन कैबिज। ग्रीन कैबिज को खराब करता है ये कैबिज कैटरपिलर। ओके, फिर चिली, चिली वो मिर्च, मतलब लाल मिर्च, काली मिर्च, ओके, उसे खराब करता है। चले, अब ये जो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे लिख सकते हैं, अगर आपने कोई बॉक्स ना आप लिख पाए हो, कोई मिस हो गया उस सिचुएशन में। ठीक है, यही यहाँ पे इसमें हल्का हल्का लिखा हुआ है कि एफाइड यहाँ पे होते हैं, ये सारे होते हैं। इनको आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका नाम एफाइड लिख करके पेस्ट नेम सिर्फ ये आप लिख दें, इतना इतना ऊपर वाला, वे जैसे व्हाइट फ्लाई लिखा है, ब्राउन प्लांट हॉपर लिखा है, ये लिखने की जरूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना है आपका। मैंने आपको सारे आपके ये 5 थे, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहला ये था, दूसरा यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट वाला था। ओके, दिस वन वाज सेकंड। समझाने वाला बेटा इसमें कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट में, सिर्फ आपको ये लिखना है और लिख करके फिर आपका ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। अब मैं टेक्निकली कहूँ तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, हम उनको शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जूम इन कर लेती हूँ हल्का सा, समझने में आपको आसानी होगी।
Okay. You can visit the website of Season Watch to register a tree in your neighborhood and upload photographs every week. आप Season Watch एक वेबसाइट है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं. जो आपके आसपास ट्रीज होंगे आप उनकी फोटोज में अपलोड कर सकते हैं हर वीक, है ना. और आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ट्रैक ट्रीज इन अदर एरिया. अलग अलग एरियाज में भी आप ट्री को ट्रैक कर सकते हैं और अपने वाला जो ट्री जिसकी आप तस्वीर खींच के डाल रहे हैं उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं. Can you find any trees similar to those in your neighborhood in Season Watch? क्या सीजन वॉच वाली जो वेबसाइट हमने अभी डिस्कस की वहां पे आप अपने जैसे जो ट्री आप अपलोड कर रहे हैं उसके जैसे और ट्रीज भी नोट कर पा रहे हैं और चीज और ट्रीज भी वैसे देख पा रहे हैं सेम सेम? तो इसका आंसर यस होगा. हाँ, हम देख सकते हैं, काफी सारे देख सकते हैं. इनफैक्ट वैसे भी देख सकते हैं, उससे डिफरेंट भी देख सकते हैं. ये सब हो सकता है. डिड यू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम? क्या आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पता लगी? हाँ, हो सकता है. कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, आपने फीड की हो, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी और को पता हो, उसने फीड की हो, है ना. तो आपको आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो सकता है. तो हो सकता है आपको ऐसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो, है ना. अब यहाँ लिखा है इफ there is any missing information or any additional information you may need to complete the table from 2.3 to 2.7. अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जो आपको चाहिए हो, है ना, ये 2.3 से 2.7 को फिल करने के लिए, तो आप वहां से भी उसे यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं. यू कैन आस्क एन एक्सपर्ट और अ नॉलेजेबल पर्सन इन द कम्युनिटी. या फिर अगर आपको वहां से इंफॉर्मेशन ना मिल पाए तो आप किसी एक्सपर्ट से या किसी ऐसे इंसान से जिससे बहुत ज्यादा नॉलेज हो उससे आप पूछ सकते हैं. यू कैन यूज एन एआई टूल. एआई टूल भी आप यूज कर सकते हैं. एआई टूल यूज करना बहुत आसान है. आप सिर्फ उस फोटो को स्कैन कर दीजिए, जिस भी प्लांट के बारे में आप नॉलेज चाहते हैं आप उसे स्कैन कर देंगे और गूगल, मतलब जो गूगल लेंस एक काफी अच्छा इक्विपमेंट है यहाँ पे यूज करने के लिए, डिजिटल इक्विपमेंट मैं कहूंगी, तो उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं. स्कूल लाइब्रेरी का आप यूज कर सकते हैं, है ना, फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन. आगे यहाँ पे देखते हैं यूजिंग एआई टूल्स टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स, क्रॉप, वीड, पेस्ट, इन सब के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम एआई टूल्स का कैसे यूज करेंगे. गूगल लेंस, अब यहाँ पे बताया हुआ गूगल लेंस के बारे में. गूगल लेंस इज एन इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. इमेज को रिकॉग्नाइज करने वाली टेक्नोलॉजी. जो इमेज आपने उसमें डाली है या आप डालेंगे उसे वो रिकॉग्नाइज कर लेगी, उसे वो पहचान लेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी है ना. क्या करती है ये? दैट यूजेस समथिंग कॉल्ड मशीन लर्निंग एंड ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक है, मशीन लर्निंग, मशीन जैसे आपको आप देखेंगे आगे कि मशीन आपको, मतलब कंप्यूटर आपको या लैपटॉप जो भी आप फोन वगैरह में गूगल लेंस का यूज करेंगे, वो आपको उस एक पर्टिकुलर प्लांट, एनिमल, स्पीशीज, किसी भी चीज के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकती है. ठीक है, और ये क्या यूज करेगी? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब मान लें कोई भी एक कैरेक्टर आपके सामने बना हुआ है ना, कोई प्लांट है आपके सामने है, आप उसकी वहां पे तस्वीर डाल देंगे या आप उसे स्कैन कर देंगे गूगल लेंस पे, तो वो ऑप्टिकली देख करके, जैसे आंखों से देखते हैं ना हम, वैसे ऑप्टिकली उसको देख करके, उसके कैरेक्टर को समझ करके उसको रिकॉग्नाइज करेगी और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, लैंडमार्क, उन सब चीजों के बारे में आपको बता पाएगी. एंड सो ऑन कैप्चर्ड बाय अ डिवाइसेस कैमरा. और किसी भी डिवाइस के जो कैमरे में आप उस चीज को कलेक्ट करेंगे, है ना, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इट कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, रीड टेक्स्ट, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, स्कैन बारकोड एंड क्विक रिस्पॉन्सेज कोड, है ना. क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकती है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती है, टेक्स्ट को रीड कर सकती है ना, और ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकती है आराम से. एंड इंटीग्रेट विद वेरियस गूगल सर्विसेज. और कोई उसके साथ आप गूगल सर्विस यूज करना चाहते हैं गूगल लेंस के साथ, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस गूगल लेंस थ्रू द गूगल फोटोज और एज अ स्टैंड अलोन ऐप. आप इकलौता एक अकेला ऐप भी इसे यूज कर सकते हैं और किसी और ऐप के साथ भी आप इसे मिला के यूज कर सकते हैं. स्टैंड अलोन, अकेला, अकेला इकलौता, है ना, अकेला खड़ा हुआ है वैसा ऐप.
and pointing the cameras at object, you can get relevant information or even perform tasks like translation and web searches. आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं कोई टास्क, जैसे कि ट्रांसलेशन, वेब सर्च, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सर्च करना, तो वो सारी चीजें आप आराम से कर पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। गूगल लेंसेज एनालाइजेस एनी इमेज, कोई भी इमेज एनालाइज कर सकता है एंड प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, है ना। यू कैन यूज गूगल लेंस टू आइडेंटिफाई साइंटिफिक नेम्स। बेटा मान लें आपके टीचर ने आपको कहा कि आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना है और आपको नहीं पता। वैसे तो हम इस पूरे लेक्चर में मैंगो का साइंटिफिक नेम 10 बार बता चुके, पिछली वाली वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है, पर चले फिर भी हो सकता है किसी बच्चे को नहीं याद रह पाया हो या वैसा कुछ, तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं किसी का साइंटिफिक नेम। आप बस उसे स्कैन करेंगे और गूगल अपने आप ही आपको साइंटिफिक नेम दे देगा। इसके साथ डिजीज के बारे में बता सकते हैं आप, है ना। कोई और यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं, किसी प्लांट से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, वीड इंसेक्ट से रिलेटेड, पेस्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप वो इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। किसके थ्रू? फोटोज के थ्रू, है ना, गूगल लेंस पे। और भी एआई टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जहां पे आप कैरेक्टर लिखेंगे, है ना, सिंपल सा कोई टूल नहीं होता है, सिंपल बस आपने वहां पे कैरेक्टर लिखना है कि मैं ऐसे लीव देख पा रहा हूँ जिसमें ऐसे वेन्स है, ऐसा कुछ है, तो वो आपको उस हिसाब से भी बता सकता है। पर गूगल लेंस इसलिए आसान होता है कि आपको बस फोटो क्लिक करनी है और डालना, अपलोड करना है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस फोटो क्लिक करनी है और बताना है गूगल को। गूगल आपको उसके बिहाफ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, हाँ ओके। इफ यू हैव नॉट टेकन द फोटोज, अगर आपने फोटोज नहीं ली हैं तो आप कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल लेंस से भी, है ना। क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है एंड ओपन करना है गूगल लेंस को आपके स्मार्टफोन में। उसके बाद लोकेट करना है गूगल लेंस आइकन को सर्च बार में, है ना, अनटैप करना उस पर। सर्च बार पे जब आप आएंगे, गूगल लेंस वाला जो आइकन बना होगा उस पर टैप करना है। उससे क्या होगा, आपका गूगल लेंस एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको पॉइंट करना है ना, उस प्लांट पे, इंसेक्ट पे, किसी भी इमेज पे जिसको भी आप वहां पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसकी इमेज को कैप्चर कर लीजिए और उसको सर्च कर लीजिए। यू कैन नाउ ऐड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन टू द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना रहे थे और उसके लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन, हम पहले बात कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई डब्बा हमारे पास मिसिंग हो। वैसे मैंने यहाँ पे सारे कवर किए हैं, आपने ऊपर देखा होगा, मैं ये सारे करवा चुकी हूँ, पर हो सकता है आपने कोई और प्लांट लिखा हो, है ना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल पा रही हो, तो वैसे आप कर सकते हैं आराम से। चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। हमने पहले भी देखा था कि लास्ट स्टेप होता है आपका प्रेजेंटेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं आप कि आप अपने लास्ट के ही स्टेप में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। चलिए, make a presentation of the biodiversity in each of the places you visited by using the information you have gathered। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है उसके बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन बनाइए अपनी बायोडाइवर्सिटी की, है ना। जो जो प्लेसेस आपने विजिट किए उसके हिसाब से आपने बना देना है। यू कैन क्रिएट चार्ट, चार्ट बना सकते हैं आप, और क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, और वट एवर एल्स यू थिंक, जो भी आपको लगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, है ना। आजकल तो बेटा कंप्यूटर का जमाना है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आपके टीचर अलाउ करें कि हाँ पीपीटी भी बना सकते हैं, तो आप पीपीटी भी बनाइए। ओके, remember the presentation will be based only on your observations and the information you have gathered। अब आप ये चीज का ध्यान रखिए कि जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे वो उस बेसिस पे होनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन आपने खुद गैदर करी हो या जो ऑब्जर्वेशन आपने वहां पे की हो, है ना। हाईलाइट दैट देयर कैन बी मेनी वेरिएशंस इन प्लेसेस एंड अमंग लिविंग थिंग्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकती है एक प्लेस में, है ना, लिविंग थिंग्स के लिए। मतलब हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिले, तो उस चीज का आपने ख्याल रखना है। दैट इज व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट। अब यही तो बायोडाइवर्सिटी हमारी है, बायो की डाइवर्सिटी, लिविंग चीजों के प्रकार, है ना, बायो की डाइवर्सिटी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आगे हम देखते हैं पार्ट 1।
हाँ, पहली ही लाइन छूट गई। योर प्रेजेंटेशन कैन बी इन 2 पार्ट्स। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 2 पार्ट में हो सकती है। पहला है पार्ट 1, प्रिपेयर अ समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। राइट नाउ द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड फ्रॉम विजिट्स मेड एट डिफरेंट टाइम इज इन डिफरेंट टेबल्स। अब आपके पास क्या है, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी है ना बेटा, वहां पे विजिट किया है आपने, डिफरेंट जगह को देखा है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अलग अलग टेबल्स में है, जो ऊपर हमने टेबल बनाए थे। इमेजिन यू हैव टू एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी अराउंड योरसेल्फ टू अ विजिटर। अब आप ये इमेजिन करिए कि एक विजिटर को आपने ये बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करनी है। अब आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल से तो नहीं बना पाएंगे, तो क्या है, कंबाइन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द टेबल्स टू क्रिएट अ समरी फॉर दिस विजिटर। अब आप क्या करिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करिए, इकट्ठा करिए बेटा। बहुत सारे वहां पे टेबल्स थे, 5 टेबल्स थे, है ना, फ्रूट के लिए, क्रॉप के लिए, फोडर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप उन सबको कंबाइन करिए और उसकी एक समरी बनाइए, है ना। सम गाइडिंग क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस नीचे भी दिए गए हैं। प्लीज थिंक ऑफ अदर क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन भी आप अपने बेसिस पे सोच सकते हैं, एंड डिफरेंट वेज टू समराइज योर ऑब्जर्वेशंस, है ना। या फिर और कोई ऑब्जर्वेशन को समराइज करने का तरीका मैं अगेन कहूंगी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये चार्ट बनाना है, मॉडल बनाना है। अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं तो आप एक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। और आई इंसिस्ट कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो अगर टीचर अलाउ करता है तो आपको पीपीटी भी बनानी चाहिए बेटा, है ना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि नोटबुक में इतना डेकोरेट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पीपीटी बनाना बेटा आसान होता है। और उससे क्या होगा कि जब आप पीपीटी बनाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीजों के बारे में भी। ऑब्वियसली द पॉजिटिव यूज ऑफ इंटरनेट, है ना, इन सब चीजों के बारे में आपको पता लगेगा। अब यहाँ लिखा है यू मे इंक्लूड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? What are the different plants that grows in the area around you, है ना, एक ये क्वेश्चन है। मैंने इन सब के आंसर लिखे हैं आगे। 11 क्वेश्चंस हैं ये। इन दिस वे यू कैन प्रोवाइड अ फुल पिक्चर्स टू द विजिटर। इनके मैं आंसर्स के साथ आपको ये क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। पहले ये देख लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया है ये, मे बी देखिए कितना ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ये पीपीटी बनाई है बेटा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है इन बच्चों ने। वेरी नाइस। देखें हाउ ब्यूटीफुल इज दिस गर्ल, है ना, शी इज एक्सप्लेनिंग दिस वेरी ब्यूटीफुली एंड दे ऑल आर हेल्पिंग। ये ग्राफ बता रहे हैं यहाँ पे, ये इनकी हेल्प कर रही है पीपीटी को चलाने में, है ना, रन करने में। ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो जो डिटेल्स वो भूल रही हैं या कुछ ऐसा जो भी रहेगा, है ना। ओके, अब ये क्वेश्चंस थे जो हमने वहां छोड़े थे, मैं आपको बता देती हूँ। छोड़े नहीं थे, मैंने खुद ही कहा था कि अगले पेज पे लिखे हैं, तो उनको हम देखते हैं। ये यही वाले क्वेश्चन है बेटा, ये वाले, है ना। ये सारे सारे के सारे 11 क्वेश्चन ये यहाँ पे गिवन है। मैंने सोचा थोड़ा ब्यूटीफुल सा बनाती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन एरिया अराउंड यू। हम आपके घर के आसपास जो एरिया है वो उसमें क्या क्या प्लांट्स ग्रो करते हैं। आपको 3 या 4 लिखने हैं, यहाँ बहुत सारे लिखे हैं, कोई सा भी आप 3 या 4 लिख सकते हैं। टमाटो, पोटैटो, कोरिएंडर, ग्रास, नीम, बनाना, तुलसी, रोज, ये कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। विच प्लांट ग्रो इन ऑल सीजन एंड विच आर सीजनल। कौन कौन से प्लांट सीजनल है, एक ही सीजन में ग्रो करते हैं, गर्मियों में ही ग्रो करेंगे या सर्दियों में ही ग्रो करेंगे, या वो हमेशा ही ग्रो करते रहेंगे, ऐसे कौन कौन से हैं। मैंने भी पिछली स्लाइड में भी, पिछला थोड़ा सा पीछे जाके मैंने आपको बताया था कि बनाना जो है वो हमेशा रहता है ना, 12 मंथ आपका बनाना आपको देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, है ना, जो सिर्फ सीजन में ही ग्रो करते हैं। जैसे वीट है, विंटर में ग्रो करेगा। वीट हमेशा सर्दियों में ही मिलेगा। हालांकि आप ना वीट 12 महीने खाते हैं, हमेशा खाते हैं, तो वो प्रिजर्व किया जाता है ना। प्रिजर्व ऐसे किया जाता है कि उसे सुखा लेते हैं, फिर उसे पैक कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो, फिर उसे हम सारा साल खा सकें। राइस रेनी सीजन में होता है। मस्टर्ड, वाटरमेलन, पीज, ये सीजनल है। और जो ऑल सीजन में होते हैं, बनाना इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, पीपल, तुलसी, एलोवेरा, ये सब पे होता है। कैन ऑल क्रॉप्स एंड फ्रूट बी हार्वेस्टेड इन द सेम सीजन? नो, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट क्रॉप्स और डिफरेंट फ्रूट्स का अपना अपना एक अलग हार्वेस्टिंग सीजन होता है। कुछ स्प्रिंग में होते हैं, कुछ ऑटम में होते हैं, कुछ समर में होते हैं। उसके बाद डू ऑल प्लांट्स फ्लावर इन सेम सीजन? नो, ऐसा भी नहीं होता।
कुछ फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं गर्मियों में, कुछ प्लांट फ्लावरिंग करते हैं सर्दियों में, हर एक का डिफरेंट होता है ना। चलो आगे, ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, इसमें पूछा नहीं था, यस या नो में ही आंसर देना था आपको, बट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपके पढ़ने के लिए। आर द प्लांट यूजफुल फॉर अस? इफ यस, हाउ? यस, प्लांट हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब आप बताएंगे क्यों यूजफुल होते हैं, है ना। आप बताएंगे मैम को कि मैम ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, फिर हमें कॉटन, शेड, शेल्टर, फूड, फ्रूट्स, हर एक चीज देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जिस पेज पे आप लिखते हैं, अपने एग्जाम्स देते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्कूल के लिए, है ना, असाइनमेंट्स बनाते हैं, वो पेज भी आपको प्लांट्स देते हैं। प्लांट बड़ा होके पेड़ बनाता है, बड़ा पेड़ बनाता है, ट्री बनाता है, वो ट्री देता है हमें, है ना। इस चीज का आपको ख्याल होना चाहिए। चलिए आगे, इज द सेम फोल्डर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर और ओनली ड्यूरिंग सम सीजन? नो, कुछ गर्मियों में होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, फिर उसको हम सुखा लेते हैं, है ना, फिर उसको हम सारा साल यूज कर लेते हैं, ऐसा भी सिचुएशन होता है। पर टेक्निकली तो नो ही है कि फोल्डर जो है ना हमारे पास, वो हर साल में, हर महीने में साल के अवेलेबल नहीं होता, पर फिर भी हम कभी कभी क्या करते हैं, उसे सुखा लेते हैं, उससे सारे साल अवेलेबल फिर करवा लेते हैं, बट ऐसे टेक्निकली वो सारे साल अवेलेबल नहीं होता। आर ऑल प्लांट्स अफेक्टेड बाय वीड्स? यस, मोस्टली प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय वीड्स। ठीक है। आर सम वीड्स यूजफुल? प्लीज नेम सम वीड्स, यहाँ पे कुछ नेम लेने के लिए कहा गया है। ये सारे आपको नहीं देखना है, आपको देखना है सिर्फ भृंगराज, जो आपके हेयर में यूज होता है। इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ वीड, बट इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, है ना। आर ऑल प्लांट्स अफेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ पेस्ट? यस, मोस्ट प्लांट आर अटैक्ड बाय पेस्ट, है ना। और क्या होता है कि पेस्ट लगभग सारे ही प्लांट्स को बहुत सिवियरली अफेक्ट कर देते हैं। ओके, बहुत कम ऐसे पेस्ट होते हैं जो अफेक्ट नहीं करते, अदरवाइज सभी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं अफेक्ट करने में। किसे अफेक्ट करने में? प्लांट्स को अफेक्ट करने में। ओके, ये हमने कर लिया। आर प्लांट्स अफेक्टेड बाय सम पेस्ट मोर इन सम सीजन देन अदर? हाँ, ये भी है, कुछ पेस्ट अटैक जो होता है वो गर्मियों में ज्यादा होता है, और कुछ पेस्ट का अटैक जो होता है वो सर्दियों में ज्यादा होता है, तो ये वेरी करता है। और प्लांट भी डिफरेंट तरह से अफेक्ट होते हैं, है ना। कुछ प्लांट सर्दियों में अफेक्ट हो जाते हैं, कुछ गर्मियों में, तो ये इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो इसका आंसर यस है, सिर्फ यस लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन आपको मैंने अपनी तरफ से दिया था, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू पीपल। ओके, अच्छा, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड यू गैदर फ्रॉम पीपल इन द कम्युनिटी यूज ऑफ प्लांट्स एज मेडिसिन, फोडर, फूड स्क्रैप, है ना। तो इस चीज के लिए हम इसको थोड़ा अलग ब्रॉडर व्यू में समझेंगे। वो ये है कि प्लांट आपके बहुत यूजफुल होते हैं। प्लांट आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, है ना। कुछ बहुत ज्यादा रिलीजियस वैल्यू भी रखते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं। ओके, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, आपके हेयर में कोई डैमेज हो गया, स्किन में, बॉडी में कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके कुछ प्लांट्स। ओके, आगे हम देखेंगे, गो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड, पार्ट 2 था ये। पार्ट 2 था वो वाला, पार्ट 1 था वो वाला, अब हम पार्ट 2 देखने वाले हैं इसमें। Now think of the ways in which you can present the information you have gathered for a deeper understanding about the biodiversity around yourself. अब आप सोचिए कुछ ऐसे ways जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए about the biodiversity. Your presentation will be a mix of diagrams and some explanations. आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें कुछ डायग्राम्स भी होने चाहिए और कुछ एक्सप्लेनेशंस भी होनी चाहिए, जो जो भी आपने समझा इन सब के लिए। थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज टू प्रिपेयर इट, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वेज सोचिए कैसे आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सम गाइडिंग क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, बट ट्राई एंड थिंक ऑफ अदर्स, है ना। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बट आप सोचिए और अदर चीजें जैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं ये। डिड यू ऑब्जर्व मोर लिविंग थिंग्स इन वन प्लेस एज कंपेयर टू अदर्स? हाउ मेनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड पेस्ट डिड यू सी इन द प्लेसेस यू विजिटेड? Did you see the same kind of insect, pest or worms in more than one of the places you visited? Did you use any AI tool for the activity? If yes, which one and how? Did you use any other sources to gather information? Include any conclusion or reflection that you would like to share through your presentation. Okay,
अपनी प्रेजेंटेशन में इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है। एनसीईआरटी क्या बता रही है कि जब आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे उस प्रेजेंटेशन में इन सभी क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का ख्याल रखना है। और आप और भी क्वेश्चन सोचिए, उनको समझिए, उनके आंसर्स फाइंड आउट करिए और उन्हें भी इंक्लूड करिए, है ना। चलिए ओके, इसका ना मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये जो ये वाला है पार्ट 2, इसके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये नेसेसरी नहीं है बेटा, बट फिर भी मैंने आपको अपने बेसिस पे ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक आपको ये लिखना है। ओके, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ठीक है, ले लिया होगा अभी आपने। उसके बाद ये कंक्लूजन है, इसका भी आप नीचे आके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपके टीचर आपको बोले कि ये वाली एक्टिविटी को भी अलग से उसको करो, उसको सॉल्व करो, आंसर्स उसके मुझे ढूंढ के लाओ, तो ये आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बट इट इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है उसके लिए बताया गया है। पर फिर भी मैंने आपको चले यहाँ पे आंसर्स इसके बता दिए। इट्स नॉट नेसेसरी फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड इट्स नॉट नेसेसरी, पर अगर आपके टीचर कहें तो आप यहाँ से इसके आंसर्स लिख सकते हैं। चले, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम अदर। अब हम इसके एंड पे हैं, बिल्कुल खत्म होने वाला है हमारा टॉपिक, है ना। मे बी अब 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट्स, you discussed with experts all the measure that can be taken to preserve biodiversity in the area. What do you think will work? आप अपने एक्सपर्ट से, टीचर्स से, या कोई भी गार्डियन है जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उनसे बात करिए कि कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को एक एरिया में प्रिजर्व कर सकते हैं, और आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या चीजें वर्क करेंगी। अब देखें, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट योर नेटिव प्लांट्स। हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, हो सकता है वो कोई मेडिसिनल वैल्यू रखते हो, है ना, हो सकता है वो कोई रिलीजियस वैल्यू रखते हो, इन सब चीजों की, है ना, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। प्लास्टिक के यूजेज को कम करिए, अवेयरनेस फैलाइए लोगों को कि प्लांट को नहीं तोड़ना है, नहीं हार्म पहुंचाना है, पेड़ मत तोड़िए विदाउट नेसेसरी। कोई अगर उसकी जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों पेड़ तोड़ रहे हो, उसे रहने दीजिए वैसा ही, है ना। प्लांट को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, आप अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, नॉलेज देंगे, तो उससे डायरेक्टली लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना शुरू करेंगे। हार्मफुल केमिकल्स का कम यूज करना शुरू करिए, है ना। और ये जो आपके क्वेश्चन थे पार्ट 2 के, ऑल्दो ये नेसेसरी नहीं थे, पर फिर भी मैंने इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए पार्ट 2 का, ओके। इसका कंक्लूजन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद ये था एक और, इंटरेक्शन विद मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल एंड पे अब हमारा लेक्चर। यू माइट हैव स्पोकन टू अ फार्मर इन अ रूरल एरिया। एक रूरल एरिया में हो सकता है आपने एक फार्मर से बात की हो, है ना, या एक नर्सरी वर्कर से बात की हो, या एक गार्डनर से बात की हो, एक सिटी में, है ना। फार्मर से आपने बात की होगी, किसी गांव वगैरह में अगर आप रहते हैं तो आपने फार्मर से बात की होगी, शहर में रहते हैं तो किसी नर्सरी के वर्कर से, किसी गार्डनर से, है ना, या कम्युनिटी का कोई मेंबर हो जो उसका ख्याल रखता हो, गार्डन का, पार्क का, इन सब के बारे में आपने बात की होगी, ठीक है। राइट अबाउट हाउ द बायोडाइवर्सिटी चेंज्ड ओवर द इयर्स इन द एरिया, लेट अस से इन लास्ट 10 to 20 years। अब आपको क्या करना है कि आपको उनसे पूछना है कि लास्ट पिछले 10 से 20 सालों के अंदर अंदर आपकी बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या तब्दीली आई, क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आंसर दिया है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे बताया है, जब उनसे बात की गई, या किसी एक्सपर्ट से आप किसी से भी बात कर सकते हैं, तो जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि देयर वर मोर ट्रीज एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज बैक देन। पुराने टाइम में ज्यादा स्पीशीज होती थी, ज्यादा वेराइटीज होती थी पेड़ों की, अब कम होती है। एयर क्लीन होती थी पुराने जमाने में, मतलब पुराना जमाना नहीं, पर 10 से 20 साल पहले वाले जमाने में थोड़ा एयर क्लीन हुआ करता था। पॉन्ड्स अच्छे होते थे और साफ होते थे, और ओपन फील्ड होती थी कुछ कुछ, है ना, मतलब घास वगैरह हुआ करती थी जो कि हैबिटेट देती थी, जो कि रहने का स्थान देती थी किसे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ओके। बट ओवर इयर्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने की वजह से
कुछ सालों में 10 या 20 सालों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो गया। अब उसकी वजह से, इतने पोल्यूशन के इंक्रीज होने की वजह से इतना ज्यादा डैमेज कॉज होना शुरू हो गया बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी हमारी खराब होती चली गई, ओवर यूज होने लगा केमिकल्स का। केमिकल्स इतने ज्यादा हम यूज करने लगे हैं फार्मिंग में कि उसने हमारे एनवायरमेंट को इतना ज्यादा हार्म कर दिया है ना। ये सब चीजें हमें पता लगी। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, थोड़ा जरूरी भी है। What did I do and how long did it take? मैंने क्या किया और इसे कितना वक्त लगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड। ये बहुत जरूरी है जानना कि कितना टाइम लगेगा एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीरियड्स यू स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटी। कैलकुलेट करिए, थोड़ा रफ सा डायग्राम बनाइए, थोड़ा रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए कि आपको कितना टाइम लगा सारी की सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, कितने पीरियड आपको लगभग लगे होंगे, है ना। ये आपको बनाना है। मार्क देम ऑन द टाइमलाइन बिलो। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ओके। मार्क देम ऑन द टाइमलाइन बिलो। ये जो टाइमलाइन आपको नीचे गिवन है, ये वाली, इसमें आप मार्क करिए उस चीज को। इफ यू डिड मोर देन द एक्टिविटी सुजेस्टेड, अगर आपने जो सुजेस्टेड एक्टिविटी थी बुक में उससे ज्यादा भी कुछ किया है, उससे ज्यादा भी कुछ परफॉर्म किया है, कुछ समझा है, तो प्लीज ऐड द नंबर एंड टाइम, है ना। उसके लिए भी आप ऐड करिए नंबर कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया, कितना टाइम उसको दिया, ये ऐड करिए। यू माइट हैव गॉन टू द सेम प्लेसेस मोर देन वंस एज पर योर शेड्यूल। हो सकता है कि आपने शेड्यूल बनाया हो 2 बार जाने का और आप वहां पे 3 बार जाके आए हो, 4 बार जाके आए हो, ऐसा भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू वेंट बैक मल्टीपल टाइम्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वापस स्कूल जाना पड़ा हो काफी बार इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, है ना। तो हर एक चीज को ध्यान रखते हुए अपना टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो भी आपने स्पेंड किया है एक्टिविटी में, उसको नोट डाउन करिए। अब ये एक्टिविटी एक ऐसी है जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये आपको अपने क्लास के हिसाब से करना है कि आपके टीचर ने कितना टाइम लिया उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मान लें डिस्कशन में आपको 3 पीरियड लगे, है ना, तो वहां पे आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप डिस्कशन लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप 3 पीरियड लिख देंगे। ओके, फिर सेकंड था आपका टॉक टू एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से आपने बात करी, यहाँ पे लिख दिया मैंने टॉक टू एक्सपर्ट। यहाँ पे टॉक टू एक्सपर्ट में अगर 2 पीरियड लगे तो 2 पे आपको लिखना है। इस तरह से जैसे जैसे आपके टीचर बताएंगे आपको ये उस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है थोड़ा सा, ओके, इसके बाद एंड है, फिर उसके बाद कुछ नहीं रिमेनिंग रहेगा आपका। इंडिया इज होम टू सेवरल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज की साइट्स है इंडिया में, ओके, विच आर एरियाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द यूनिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि इसलिए रिकॉग्नाइज की गई है कि उनकी एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी है। ओके, द पर्पस ऑफ दीज साइट इज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया एंड रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंस इन ensuring traditional cultural practices related to natural environment। क्या है इन लोगों, इन जो साइट्स है, इनका पर्पस क्या है? मेन पर्पस है प्रोटेक्ट करना, किसे? बायोडाइवर्सिटी को एक एरिया में, ओके, और ये रिकॉग्नाइज करना कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए वो हमारे नेचर में जरूरी है, इन चीजों को। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे ये दिए गए हैं, जैसे कि ये टैमरिंड ग्रोव कर्नाटका में है, इसके ट्रीज 400 साल पुराने हैं, उससे भी ज्यादा पुराने हैं कई तो, है ना। गोगा बेल इन बिहार, ठीक है, ये है एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इट्स लाइक पैराडाइज फॉर बर्ड लवर्स, है ना। यहाँ पे 90 स्पीशीज ऑफ बर्ड से भी ज्यादा रहती हैं एक्चुअली। ओके, मैनी दैट ट्रैवल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आती हैं यहाँ पे। ओके, ओके, आगे टोंगलू, अजीब सा नाम है, टोंगलू इन वेस्ट बंगाल। उसमें ऐसे कुछ प्लांट्स हैं दैट यू वुड नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, है ना। टोंगलू वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ना बेटा, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको इंडिया के वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ठीक है, अमीनपुर लेक इन हैदराबाद, जो ये अमीनपुर लेक है ना हैदराबाद में, इसमें
200 से ज्यादा बर्ड्स रहते हैं, 200 से भी ज्यादा, मतलब बर्ड नहीं रहते हैं एक्चुअली, बर्ड की स्पीशीज रहती हैं। ओके, 200 से भी ज्यादा बर्ड की स्पीशीज, जैसे एक तो स्पैरो हो गया, पैरेट हो गया, है ना, ये एक एक स्पीशी काउंट होगी। ऐसे करते करते 200 से भी ज्यादा स्पीशीज होंगी। इवन दो इट इज इन द मिडल ऑफ अ बिजी सिटी, बहुत ही बिजी सिटी के बीच में है ये लेक, फिर भी इसमें 200 से ज्यादा बर्ड की स्पीशीज प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आता है मंजूली, मजूली इन असम, मजूली है एक असम में, वो एक हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट रिवर आइलैंड है अपने पूरे प्लैनेट पे। इससे बड़ा रिवर आइलैंड नहीं है, पूरे प्लैनेट में नहीं है ना। और ये मजूली है हमारे असम में। ओके, और इसके ऊपर हैज मोनेस्ट्रीज कॉल्ड सतराज। चलिए, ओके, द माइरिस्टिका स्वैम्स इन केरला, माइरिस्टिका स्वैम्स हमारे जो केरला में है, वो होम है, वो घर है एंशियंट नटमेग का, जायफल ट्रीज का, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है जो कि हमारी कुकिंग में यूज होती है। फिर काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है, ठीक है, बंगाल टाइगर रहते हैं वहां पे, बिग एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स भी वहां रहते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे पास वहां पे हैं, है ना। चिल्कीगढ़, कनक दुर्ग सेक्रेड ग्रोव इन वेस्ट बंगाल। ओके, जीरो वैली, जीरो ही है, ZERO नहीं है, पर ZERO, इसको भी जीरो ही पढ़ेंगे। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में, उसमें वहां पे राइस ग्रो होते हैं एंड फिश टुगेदर, मतलब आप ऐसा समझिए कि राइस और फिश एक साथ ही ग्रो किए जा रहे हैं, कहाँ पे, जीरो वैली में। कितना ब्यूटीफुल जगह रहेगा ये, है ना। ओके, फिर मफलांग, मफलांग पढ़ेंगे इसे, मफलांग सेक्रेड ग्रोव इन मेघालय, ये भी एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है, लोकल टाइप रहती है, वहां पे बहुत सारे प्लांट हैं, रेयर प्लांट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, हर्ब्स हैं। चलिए, अब चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे है, अब ये देख लेते हैं एक बार। यू कैन कंटिन्यू योर ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट योर होम एंड अदर प्लेसेस यू विजिटेड, जहां भी आप विजिट करेंगे या अपने घर के आसपास, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं आप अपनी ऑब्जर्वेशन को, एंड क्रिएट कर सकते हैं एक नेचर का जनरल, किसके लिए, अपनी डिजिटल स्क्रैप बुक के लिए। Please note that you can observe different plants, birds, kites, animals, mongoose in cities as well। बहुत सारी चीजों को आप सिटी में भी, मतलब आप शहर में रहते हुए भी उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनमें बर्ड्स आ सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स आ सकते हैं, है ना, काइट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ सकती हैं। तो अगर आप शहर में रहते हैं, आप तब भी अपनी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना सकते हैं। Some scientists have started referring to these animals as urban wildlife। ओके, तो यही जो एनिमल्स जो आपको सिटी में भी मिलते हैं, इन्हें हम अर्बन वाइल्ड लाइफ कहेंगे। ऑब्जर्व द प्लांट दैट ऑब्जर्व द बर्ड्स दैट विजिट योर होम, कुछ ऐसे बर्ड्स होंगे ना बेटा जो आपके घर पे आते हैं, है ना, तो उन्हें भी आप ऑब्जर्व करिए, जो आपके घर पे आते रहते हैं, विजिट करते हैं आपके होम को। नोट डाउन हाउ दे लुक, नोट करिए कि वो कैसे लुक, कैसे दिखते हैं वो, एंड कैसे बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव। फाइंड आउट दैट लोकल नेम, उनका लोकल नेम क्या है वो फाइंड आउट करिए, साइंटिफिक नेम फाइंड आउट करिए, एंड एज मच एज यू कैन डिस्कवर अबाउट द बर्ड्स, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिस्कवर कर सकते हैं बर्ड्स के बारे में उतना करिए। फैमिली मेंबर से पूछिए, एल्डर से पूछिए कम्युनिटी में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, जो कि जो भी हमारे आसपास रहते हैं, हम उन सब चीजों को नोट कर सकते हैं। ओके, थिंक एंड आंसर, व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग, आपने क्या एंजॉय किया, किस चीज को एंजॉय किया आपने। व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड, क्या क्या फेस किया आपने चैलेंजेस। व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट टाइम आप ये एक्टिविटी कभी अगर करेंगे तो आप क्या डिफरेंटली करेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। What other jobs are related to the project? Look around, speak to people and write your answer. A few examples of job related to activity that you did are forest officer, scientist, conservationist. Okay? ये एक बार देख लेते हैं थिंक एंड आंसर का। What did you enjoy doing? क्या क्या एंजॉय किया होगा आपने, आपने बड़ों से बात की होगी, एल्डर से बात की होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा, घूमे होंगे आप बायोडाइवर्सिटी एरिया में, तो हो सकता है ये सब आपने एंजॉय किया हो, है ना। What were the challenges you faced?
क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे। क्या होता है कि कुछ स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। और कभी कभी लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती, जो वहां पे गार्ड होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, कई बार उन्हें भी पूरी की पूरी एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन याद नहीं रह पाती, तो वो भी एक बार कभी कभी चैलेंज हो सकता है। या आपको भी नहीं रह पाती, कई बार इतना सारा डाटा हो जाता है। ओके, तो आप अगर उसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप भी भूल जाएंगे। व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, फील्ड गाइड ले सकते हैं, साथ में मोबाइल ऐप ले सकते हैं, कोई भी जो आपको हेल्प करेगा। What according to you is the importance of biodiversity register? बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का ये इंपॉर्टेंस है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन को, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, स्पीशीज के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लिख सकते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए भी उसे यूज किया जा सके, है ना। ओके, अब ये यहाँ पे बात की थी अदर जॉब्स के बारे में, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर, साइंटिस्ट, ये सब बताया था, जूलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट, नेचर गाइड, पार्क रेंजर, ये सब हो सकते हैं। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में लास्ट में बिल्कुल ये एक आपका डायग्राम दिया हुआ था, ये पूरा नहीं आ पा रहा होगा, वेट अ मिनट, हाँ ये है आपका डायग्राम, ये दिया हुआ था, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, ये आपका इन्वायरमेंट है, ग्रीन एनर्जी, प्लांट, प्लैनेट, लिविंग, नॉन लिविंग, नेचर रिसोर्स, फूड हैबिटेट, सबके बारे में इसमें एक इमेज बताई गई है ना, ये हमें यहाँ बताया क्या। तो विद दिस, टेक केयर ऑफ योर एनवायरमेंट एंड प्लैनेट अर्थ, अपने प्लैनेट अर्थ का बहुत ख्याल रखिए, एनवायरमेंट का ख्याल रखिए। और उसके साथ साथ हम ये सारा का सारा आपका लेक्चर कर चुके हैं खत्म, सारा का सारा हमने कर लिया है, सब समझ लिया है अच्छे से, सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, एक्टिविटी एज जैसे मैंने बताया था कि मैं सारी एक्टिविटी कवर करूंगी, सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी, हर एक चीज को मैंने कवर कर लिया है। एंड एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से सारा, ऊपर के ऊपर जाके जो जो आपको मिस हो गया हो आप बैक कर सकते हैं वीडियो को एज मच एज यू वांट। आपका मन को तसल्ली जब तक ना मिले तब तक आप सर्च करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते रहिए। ओके, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए 6th क्लास का, ताकि मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे बताना। कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड जो आपको अभी तक समझ में ना आ पाया होगा, उससे रिलेटेड मुझे जरूर बताना। एंड हेंस आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट में हमने आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, जरूर बताना। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।